जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में। लास्ट क्लास में हमने अपने अध्याय के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लिया है। इसमें हमने समझा था कि सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हो, परिणति क्या हुई, और आज हम अपने चैप्टर में पढ़ने चल रहे हैं साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी और शॉक थेरेपी के परिणाम। ये आज के हमारे विषय होंगे। इनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक शब्द के माध्यम से। एनसीईआरटी की संपूर्ण किताब के माध्यम से हम समझेंगे पूरे चैप्टर को। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि क्या है शॉक थेरेपी। क्या है शॉक थेरेपी? तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या है शॉक थेरेपी। साम्यवाद के पतन के बाद पूर्वी सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी साम्राज्यवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। आप सबको पता है कि जो आपका सोवियत संघ था, जो पूर्वी सोवियत के देश थे, वो भी जैसे पूरी सोवियत संघ में जितने भी गणराज्य थे वहां पर साम्यवादी शासन था, मतलब सब कुछ सरकार के नियंत्रण वाली व्यवस्था थी, पूंजीवादी व्यवस्था थी, नहीं समाजवादी व्यवस्था थी, मतलब संपूर्ण रूप से देश पर सरकार का नियंत्रण था। तो जब साम्यवाद का पतन होता है तो क्या होता है? साम्यवाद के पतन के बाद पूरी की पूरी व्यवस्था, जो साम्यवादी समाज की व्यवस्था होती है, उसे समाप्त किया जाता है और उसे पूंजीवादी और लोकतंत्रवादी व्यवस्था में परिवर्तित किया जाता है। और ये जो व्यवस्था होती है, इसे परिवर्तित करने की जो व्यवस्था, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा कष्टदायी होती है। और वो पूर्वी यूरोप की जनता को, या कहिए पूरे के पूरे सोवियत संघ को, जो पुराना सोवियत संघ था, वो पूरा का पूरा हिल जाता है। जनता अस्त व्यस्त हो जाती है। सुनना ध्यान से आगे। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे थे। मतलब आप ये जान लीजिए कि इन देशों को पूंजीवाद में परिवर्तित करने के लिए अमेरिका ने विश्व बैंक को, आईएमएफ को इन्वॉल्व कर दिया कि आप अपनी नीतियों को अमल करते हुए रूस के या सोवियत के जितने भी देश थे उनको परिवर्तित कीजिए और उनको पूंजीवादी समाज में परिवर्तित कर लाइए। पुष्कर बोलो मत, ठीक है, सुनो, बस सुन के लिखो से। तो उनको कन्वर्ट करने के लिए, और जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने जो प्रक्रिया अपनाई सोवियत संघ के विखंडन के बाद, वहां की आर्थिक स्थिति को परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया अपनाई, उसे कहते हैं शॉक थेरेपी। समझ नहीं बात? जिस प्रक्रिया के अंतर्गत पूरे के पूरे पूर्व सोवियत देशों को समाजवाद के समानतापूर्ण आर्थिक तंत्र से निकालकर बाजारी तंत्र में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। किसके कहने पर? संयुक्त राज्य अमेरिका के कहने पर। और उसी की तर्ज में उनकी आर्थिक व्यवस्था को बना दिया जाता है। उसकी आर्थिक व्यवस्था की तर्ज पर उन देशों की भी आर्थिक व्यवस्था को बना दिया जाता है और राजनीतिक व्यवस्था को भी उसी रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसके? यूएसए के। ठीक है, और ये सब एक झटके में होता है।
एक झटके में, इंस्टेंट, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी। एक बार में करा गया है, एक झटके में जब किसी चीज को आप लंबे समय से कुछ चल रहा है और उसे तुरंत आप डिमोलिश करते हैं, बर्बाद करते हैं। अभी हमारे देश में नोएडा में ट्विन टावर गिराया गया था, याद होगा अगर आपको, दो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को न्यायालय ने गिरवाया था, वो भी क्या था, एक शॉक में गिराई गई थी ना, शॉक, बम से उड़ा देना, तो एक शॉक के थे। तो इसी प्रकार से आपके सोवियत संघ को भी उसकी राजनीतिक, उसकी आर्थिक तंत्र को परिवर्तित भी एक शॉक थेरेपी के थ्रू किया गया। समझ में आई बात? आगे सुनना ध्यान से। हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मोड़ना था। इसका मतलब था सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया और पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। इस संक्रमण में राज्य नियंत्रित समाजवाद या पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रूप को मंजूर नहीं किया गया। मतलब दुनिया में इसके अलावा एक और मॉडल था, पूंजीवाद और समाजवाद के बाद एक और मॉडल था, मिश्रित था। हमारे देश में जैसे एक लंबे समय तक 2014 से पहले तक मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमारा देश चलता था कि कुछ चीजों पे सरकार का नियंत्रण रहेगा, कुछ काम सरकार करेगी और कुछ काम निजी कंपनियां करेंगी और देश को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन यहां पर तीसरे ऑप्शन की तरफ नहीं देखा गया, तीसरे विकल्प की तरफ नहीं देखा गया। पूरे सोवियत देशों को समाजवाद से उठाकर पूंजीवाद में परिवर्तित कर दिया और एक झटके में, जहां पहले हर चीज सरकार के नियंत्रण वाली थी, उन्हें औने पौने दामों पर निजी लोगों को, अमीर व्यक्तियों को बेच दिया गया। जो जनता की कमाई से इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी थी, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो जनता की कमाई से बनी थी, उन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को औने पौने दामों पर बेच दिया गया। किनके हाथों पर? निजी, वहां के अमीर लोगों के हाथों। समझ रहे बात? सोवियत संघ की जनता की कमाई को औने पौने दामों पर बेच दिया गया। और सिर्फ किस लिए? क्योंकि उस व्यवस्था को जल्दी से जल्दी पूंजीवादी व्यवस्था में परिवर्तित करना था और अमेरिका को उसका लाभ उठाना था, इसलिए बस, और कुछ नहीं इसके पीछे। हमारा भारत कौन सी विचारधारा पे चलता है? हमारा भारत लंबे समय तक हमारे भारत की आर्थिक विचारधारा थी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। हम दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मानते थे। हमारे देश में बहुत सारी चीजों को, मतलब सरकार भी बहुत सारी फैक्ट्रियां चलाती थी और बहुत सारी चलाती भी है आज भी, और हमारे देश में निजी संपत्ति जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, आपकी महिंद्रा हो गई, ये क्या है? ये प्राइवेट कंपनीज है। तो इस तरह से हमारे देश में अडानी, अंबानी, ये लोग क्या है? इनकी ये अपनी पर्सनल है। जैसे इंडियन ऑयल है। इंडियन ऑयल क्या है? एक सरकारी कंपनी, वो लिमिटेड कंपनी है। समझ में आई बात? और आपकी जैसे कोल हो गई, कोल का नाम सुना है? कोल मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, और आपने बीएसएनएल का नाम सुना है? हाँ, ये सरकारी। बीएसएनएल क्या है? सरकारी सिम थी। सरकारी सिम थी नहीं है, लेकिन उसे जियो के चक्कर में, जियो को टावर देने के चक्कर में, जियो को स्पेक्ट्रम देने के चक्कर में उसे बर्बाद कर रही है सरकार आज के टाइम पे। सरकारी कम्युनिकेशन व्यवस्था को, जैसे ये जियो है, आज जियो क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन बीएसएनएल क्या है? एक सरकारी कंपनी है, सरकारी कम्युनिकेशन कंपनी है, लेकिन उसे बर्बाद किया जा रहा है सिर्फ किसके लिए? जियो के नेटवर्क को ज्यादा बेहतर करने के लिए, जियो का कंपटीशन कम करने के लिए। समझ में आई बात? जियो के कंपटीशन को कम करने के लिए। तो ऐसे ही सेम चीज कहां करी गई थी? सोवियत संघ में।
सोवियत संघ में भी सेम चीज, जो सरकारी संस्थाएं थी उन्हें औने पौने दामों पर अमीर व्यक्तियों को बेच दिया गया, और इसी को कहते हैं शॉक थेरेपी। आगे सुनो। शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी व्यवस्थाओं के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गए। अब माना जाने लगा कि ज्यादा से ज्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी माना गया। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई। ये सब अमेरिका के कहने पर इन देशों के ऊपर ये नीतियां थोपी गई। किनके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, जिससे कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर जाकर निवेश कर सके और मोटा पैसा छाप सके। मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी देश की कंपनी को क्या चाहिए? किसी भी देश की कंपनी को कस्टमर चाहिए, और जहां पर कस्टमर होगा वहां पर पैसा होगा। पूंजीवाद में यही है, बाजार कस्टमर के हिसाब से चलता है। समझ में आई बात? बाजार किसके हिसाब से चलता है? कस्टमर के हिसाब से। जो कस्टमर मांगता है वही बाजार बेचता है। लेकिन जहां समाजवाद होता है वहां सरकार निर्धारित करती है कि लोगों को क्या मिलेगा, लोगों की जो मूलभूत जरूरतें हैं, जो आवश्यक जरूरतें हैं, उनको पूरा किया जाता है सर्वप्रथम। लग्जरी पे पहले नहीं जाया जाता, पहले अय्याशी पे नहीं जाया जाता, मूलभूत सुविधाओं पे जाया जाता है। ऐश वाली जिंदगी बाद में जीने की सोचना, पहले लोगों को मूलभूत जरूरतें उपलब्ध कराओ जो उनके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। इस चीज को पहले किया जाए, फिर उसके बाद आगे की देखी जाएगी। ये होता है समाजवादी व्यवस्था में। वहां पर सरकारी कंपनियों का कोई कंपटीशन नहीं होता, बस यही कारण है उनकी बर्बादी का। सरकारी कंपनियों का कोई कंपटीशन नहीं होता, यही कारण है उनकी बर्बादी। जैसे आज के टाइम पे रेलवे का कोई कंपटीशन है नहीं। रेलवे चाहे धीरे चलाए ट्रेन, चाहे तेज चलाए, उसी की मर्जी, क्योंकि उसके पास कोई कंपटीशन नहीं, उसे कोई कंपटीशन करने वाला नहीं है। समझ में बात? अगर आज के टाइम पे एसबीआई अच्छी सर्विस नहीं देगा, सरकारी बैंक की है ना, एसबीआई अच्छी सर्विस नहीं देगा, लोग एचडीएफसी में चले जाएंगे, एक्सिस बैंक में चले जाएंगे। समझ में बात? अगर आप सरकारी तंत्र में भी कंपटीशन को अलाउ कर दे, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, आपका एसबीआई है, यूनियन बैंक है, ये सारे के सारे सरकारी बैंक है, लेकिन इन्हीं के कंपटीशन में अगर आप सरकारी बैंकों के कंपटीशन में ही सरकारी बैंक और उतार दें तो चीजें अच्छी हो सकती हैं। उसके बदले आप उनको इंसेंटिव दें तो लोग काम करेंगे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था, और उसी की कमियों के कारण सोवियत संघ आर्थिक बदहाली में चला जाता है, और वही आर्थिक बदहाली उसके टूटने का कारण बनता है। आर्थिक बदहाली के जाने का कारण तो मैंने आपको बता ही दिया है, संसाधनों का दुरुपयोग करना। हद से ज्यादा संसाधनों का दुरुपयोग किया गया है सोवियत संघ के द्वारा। समझ में आई बात? और अमेरिका ने अपनी नीतियों को सोवियत संघ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से थोप दिया, और वहां के बाजारों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। आगे सुनो। अंततः इस संक्रमण में सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया। खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया। इस तरह धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया। पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपनी विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के सहारे इस खेमे के देशों के विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण करें। देख लिया आपने? अगर चाहते तो भाई सुन लो, इन्हीं देशों को आपस में जोड़ देते कि तुम आपस में आगे बढ़ो। जो सोवियत खेमे से टूटकर देश निकले थे उन्हीं को आपस में जोड़कर एक चेन बनवा देते,
अगर विश्व बैंक चाहता था कि ये बेहतर तरीके से विकास करें, इनका कोई लाभ ना उठा सके, तो इनको आपस में ही रिकनेक्ट करना चाहिए था ना, कि आप सब स्वतंत्र रूप में एक दूसरे के साथ इंटर को रिलेट हो जाए, जिससे कि आप एक दूसरे की जरूरतों के हिसाब से एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़े। जैसे हमने नॉन अलायंस मूवमेंट बनाया था, जिससे कि हम सब एक जैसे देश एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। इनको जानबूझकर पूंजीवादी देशों के साथ जोड़ा गया, पश्चिमी देशों के साथ जोड़ा गया, जिससे कि पश्चिमी देश इनका लाभ उठा सके और इनका मार्गदर्शन कर सके। जानबूझ के ऐसा किया गया जिससे कि पश्चिमी देशों की कंपनियां यहां पर आकर अपनी फैक्ट्रियां लगा सके और इनके देशों के संसाधनों का उपयोग करके अपना आर्थिक विकास कर सके। समझ में आई बात? पश्चिम मतलब आप ये जान लीजिए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये ऐसे देश है ना, ये ऐसे देश है जो आज भी अगर इनको मौका मिले ना, तो ये दुनिया को गुलाम बनाने में चूकेंगे नहीं, ये पुनः दुनिया को गुलाम बनाएंगे। आप देख लीजिए, अमेरिका बना भी रहा है। वैसे आज के टाइम पे दुनिया का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसका डाटा उसके पास ना हो। वो कहां रहता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, उसके पास सब कुछ है। अगर आप फेसबुक पे हैं तो आपका सब कुछ है। अगर आप गूगल पे आपका अकाउंट है, आपके पास स्मार्टफोन है, तो इसका मतलब आपने सब कुछ अमेरिका को दे रखा है। भाई गूगल कहां का ब्रांड है? अमेरिका का। बताओ भाई, गूगल कहां का ब्रांड है? अमेरिका का है। फेसबुक कहां का है? अमेरिका का है। माइक्रोसॉफ्ट कहां का है? अमेरिका का है। इंस्टाग्राम भी अमेरिका। समझ में आई बात? सब कुछ, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आपका स्नैपचैट, सब उसी का है। मतलब आपकी जो सराउंडिंग है ना, जो आपकी सोशल मीडिया सराउंडिंग है, पूरी की पूरी पकड़ उन्हीं के पास है। और सारे फोनों में एंड्रॉइड के सिस्टम में गूगल ही आता है। सब में आईफोन भी उन्हीं का है। ठीक है, तो ये देख लो, इस प्रकार से साम्यवादी और समाजवादी देशों को किस प्रकार से एक झटके में पूंजीवादी और लोकतांत्रिक राष्ट्र में परिवर्तित कर दिया गया। इसके अलावा और किसी विकल्प की तरफ उन्हें देखने भी नहीं दिया गया कि कोई और रास्ता चुन ले हम ना, इससे सिर्फ इसी रास्ते पे आना है, इसके अलावा और किसी रास्ते की तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं है। शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए, ये जानते हैं आप। शॉक थेरेपी के क्या परिणाम होते हैं, समझ में आई बात? आइए सुनते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। जनता को ये सपने दिखाए गए थे कि अगर आप पूंजीवादी समाज में चले जाएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी बदल जाएगी। जैसे टीवी पे आप जिंदगी देख रहे हैं, वैसी जिंदगी हो जाएगी। देश बदल रहा है, देश बदल जाएगा, आपके जीवन बदल जाएगा। लेकिन होता इसके विपरीत है, होता इसके विपरीत है। जो अधिकार, जो उनके पास सुरक्षाएं थी, जो मूलभूत सुविधाएं उनको मुफ्त में मिल रही थी, वो सब मिलना बंद हो जाती। अब सब कुछ किस पर डिपेंड है? आपकी जेब पर। मैंने बता ही रखा, पूंजीवाद में सब कुछ किस पर निर्भर करता है? आपकी जेब पर। अगर आपकी जेब में बजट है, अगर आपकी जेब में बजट है तो आप मर्सिडीज से चलेंगे, और अगर आपकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है तो आप अपने इसी पांव से चलेंगे। अगर आपकी जेब में है, पैसा है, तो आपके पास सारी सुविधाएं हैं। ये पूंजीवाद का कड़वा सच है कि वहां पर पैसा आपके जीवन की मूलभूत आधार वस्तु है। बिना उसके आप पूंजीवादी समाज में सरवाइव नहीं कर सकते। पूंजीवादी समाज में सरवाइव करने के लिए आपके पास पैसा होना अत्यधिक आवश्यक है। जिस प्रकार से वायु और जल है जीने के लिए, उसी प्रकार से पूंजीवादी समाज में पैसा है। समझ में आई बात? तो शॉक थेरेपी के माध्यम से जो IMF और आपके
विश्व बैंक ने साम्यवादी देशों की जनता से वादा किया था, वो कुछ होता दिखाई नहीं देता। आगे सुनो। अमूमन शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। जिन उद्योगों को जनता की कमाई के माध्यम से बनाया गया था, जिन उद्योगों को जनता की गाढ़ी कमाई से बनाया गया था, उन उद्योगों को औने पौने दामों पर निजी लोगों को बेच दिया गया। ये बनाने में किसकी मेहनत लगेगी? अभी अगर आप पूछे, अगर आज के टाइम पे सरकार रेलवे को बेच रही है तो इसका मतलब क्या है? सरकार देश की जनता की गाढ़ी कमाई को बेच रही है। समझ में आई बात? सरकार की कमाई का माध्यम क्या है भाई, बताओ आप खुद। सरकार जनता से कमाती है, सरकार जनता से कमाती है। जैसे आप कह रहे हैं टैक्स जनता की कमाई है, कोई भाजपा या कांग्रेस की कमाई नहीं है। भाजपा और कांग्रेस अपने जेब का पैसा नहीं लगा रहे हैं देश के विकास में, देश की जनता का पैसा ही लगा रहे हैं। तो उसी प्रकार से सोवियत संघ में ये जो सरकारी तंत्र विकसित किया गया था, सरकारी बड़े बड़े उद्योग विकसित किए गए थे, वो सोवियत संघ की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों से किया गया था। और एक झटके में सोवियत संघ की जनता से उनका मालिकाना अधिकार छीनकर उन्हें नौकर बना दिया गया। मैंने आपको बताया, जब तक चीज सरकारी है तब तक उस पर सबका अधिकार है, लेकिन जैसे ही वो हम रिलायंस पे अपना दावा कर सकते हैं? हम रिलायंस पे अपना दावा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने ओएनजीसी पर, कोल इंडिया पर, इंडियन रेलवे पर दावा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारत सरकार की, अर्थात हमारे देश की, ये एक व्यक्ति की नहीं है। हम जियो पर अपना दावा नहीं कर सकते, लेकिन बीएसएनएल पर हम अपना दावा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सरकारी कंपनी है, और क्योंकि हम देश के नागरिक हैं, इसका मतलब हमें अपने देश की हर वस्तु पर अधिकार है। आप लाल किले में, कुतुब मीनार में, और आप जिस प्रकार से सरकारी आवासों में घुस सकते हैं, क्या उसी प्रकार से बेधड़क तरीके से आप अंबानी के घर में घुस सकते हैं? नहीं। या उनके बनाए गए ऑफिस में घुस सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं घुस सकते? क्योंकि वो उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। वो उनकी इच्छा होगी तो आपको घुसने देंगे, उनकी इच्छा नहीं होगी तो आपको नहीं घुसने देंगे। यही बात समझ में? तो ये होता है डिफरेंस पब्लिक प्रॉपर्टी में और प्राइवेट प्रॉपर्टी में। अभी जो ये पब्लिक टॉयलेट्स है, उसमें कोई भी घुसे, कोई किसी को नहीं रोक सकता, लेकिन आपके पर्सनल टॉयलेट में कौन घुसेगा ये आप डिसाइड करोगे ना। तो ऐसे ही जो सोवियत संघ की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी सोवियत संघ की, उनको औने पौने दामों पर ऐसे बेच दिया गया अमीर लोगों को, ऐसे ही औने पौने दामों पर। और इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया गैराज सेल। क्या कहा गया? गैराज सेल, वर्ल्ड बिगेस्ट गैराज सेल। अभी आएगा, सुनना ध्यान से। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, इसलिए यह काम सभी उद्योगों को मटिया मेट करने वाला साबित हुआ। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके
आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों पर बेच दिया गया। समझ में आई बात? मतलब जो सोवियत संघ की बड़ी बड़ी कंपनियां थी, बड़े बड़े उद्योग थे, जो सोवियत संघ की जनता ने अपनी मेहनत के माध्यम से सरकार को बनाने में मदद करी थी। मतलब मैंने आपको बता रखा है, समाजवादी तंत्र में सारी की सारी संपत्ति पर किसका अधिकार होता है? सरकार का। सरकार का अधिकार है, इसका मतलब किसका अधिकार है? जनता। समझ में आई बात? वहां पर किसी के पास अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती, ना वहां रिलायंस होती है, ना महिंद्रा होती है, ना अडानी होता है, ना अंबानी होता है। वहां पर सिर्फ क्या होता है? सोवियत सरकार होती है। जब समाजवादी व्यवस्था होती है, समाजवादी तंत्र में ये व्यवस्था होती है कि सब कुछ किसके नियंत्रण में होता है? सरकार के नियंत्रण। लेकिन जब पूंजीवादी व्यवस्था होती है तो वहां पर अडानी आ जाते हैं, अंबानी आ जाते हैं, रिलायंस आपके मार्क जुकरबर्ग आ जाते हैं, आपके एलोन मस्क आ जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब लोग पूंजीवादी, हाँ, ये प्राइवेट, इनकी प्राइवेट इंडस्ट्रीज है। अमेजॉन आ जाता है आपका, गूगल आ जाता है, जेफ बेजोस आ जाते हैं। तो ये क्या है? ये प्राइवेट कंपनीज है। रतन टाटा, समझ रहे? रतन टाटा जी आ जाते हैं। समझ रहे? ये क्या है? ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज है। इन पर आपका राइट नहीं है, इन पर आप अपना अधिकार नहीं बता सकते। समझ में आई बात? पर आप अभी जो भारत की संसद बन रही है उस पर आप अपना अधिकार बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत की जनता के पैसों से बनी। लेकिन अगर उसे औने पौने दामों पर किसी को बेच दिया जाए तो क्या होगा? भैया, देश की जनता की मेहनत की कमाई को बर्बाद किया गया, लूट लिया गया। तो ऐसे ही सोवियत संघ में भी हुआ, ऐसे ही सोवियत संघ में हुआ। जो जनता की गाढ़ी कमाई से बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई गई थी सोवियत सरकार के दौरान, उन बड़ी बड़ी कंपनियों को औने पौने दामों पर बाजार की ताकतों ने, अर्थात विश्व बैंक और आपके IMF ने अमेरिका के कहने पर औने पौने दामों पर वहां के अमीर लोगों को बेच दिया और समाजवाद को पूंजीवाद में परिवर्तित कर दिया। समाजवाद को पूंजीवाद में परिवर्तित कर दिया। समझ नहीं बात? तो इसीलिए ये जो समाजवाद से पूंजीवाद में आने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम कहते हैं शॉक थेरेपी। द प्रोसेस ऑफ समाजवाद से पूंजीवाद में आने का, उसे ही हम कहते हैं शॉक थेरेपी। समझ नहीं बात? जो ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है समाजवाद से पूंजीवाद में एक झटके में आने की, उसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी। समझ में आई बात? अब बात समझ में आ गई? आगे सुनो। हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र काला बाजारियों के हाथों बेच दिए, क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी। भैया, भूख के आगे कुछ नहीं टिकता। ये अधिकार पत्र क्या करेगी जनता जब उसके पेट में खाना ही नहीं है? तो खाने का इंतजाम नहीं था, जनता क्या करती? जनता ने उन अधिकार पत्रों को कहा, ले लो भैया, काला बाजारी बड़े बड़े लोगों को बेच दिया और अपने लिए 2 वक्त की रोटी खरीदी। इस बिक्री में शामिल होने का अधिकार तो सबको दिया गया था, लेकिन सब पहुंच कहां पाते हैं? पहुंच तो वही पाते हैं जिनके जेब में पैसा होता है। पूंजीवादी समाज में पहुंचता वही है बोली लगाने के लिए जिसकी जेब में पैसा होता है। समझ नहीं बात? मौका तो सबको मिला होगा संसद भवन और सेंट्रल विस्टा बनाने का, लेकिन ठेका उसे ही मिला जिसकी जेब में पैसा था। किसी नए ठेकेदार को नहीं मिला होगा ठेका, किसी नए ठेकेदार को नहीं मिला होगा ठेका। समझ में आई बात? ये बात जान लो आप। रिलायंस को मिला है ठेका, टाटा को मिला है ठेका, जो भी है, क्योंकि वो ही
सरकार की जेब में जो काले लोग होते हैं उनकी जेब में काला पैसा डाल पाते हैं। हर व्यक्ति की औकात नहीं है ना कि वहां तक पहुंच के उनकी जेब में काला पैसा डाल सके। नई बात समझ आगे सुनो। रूसी मुद्रा रूबल के रूप में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। मुद्रास्फीति ज्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जाती है। इतनी बढ़ गई महंगाई कि लोग जैसे आज पाकिस्तान की हालत है ना, सेम एक समय पे आपके सोवियत मतलब रूस की हालत, मतलब सोवियत संघ के देशों की हालत हो गई थी। वो बर्बादी के, गरीबी के ऐसे मकड़ जाल में फंस गए थे। मतलब इस शॉक थेरेपी से निकलने में उन्हें 10 साल का समय लगा था। ये जो बर्बादी हुई थी शॉक थेरेपी के नाम पर, शॉक थेरेपी से उन्हें निकलने में 10 साल का समय लगा था। 10 साल। और अगर वही 5 साल में मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों को दे देते शांतिपूर्ण तरीके से, तो ये नाटक होता ही नहीं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हो जाता और जनता खुशहाल हो रहती। जनता खुशहाल रहती। इसीलिए कहते हैं थोड़ा बहुत धैर्य जीवन में बरतना चाहिए। थोड़ा बहुत धैर्य जीवन में बरतना चाहिए, जिससे कि इंसान अच्छे से सब काम कर सके। थोड़ा, लेकिन ज्यादा बरत जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ज्यादा भी नहीं बरतना, इतना ही धैर्य धरो जितना जरूरी हो। जितना जरूरी हो। उससे ज्यादा धरोगे तो अपना नुकसान कर बैठोगे। आगे सुनते हैं। सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी और लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं है। मतलब अब भाई सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं रही आपको खिलाने खिलाने की। पहले तो सरकार की जिम्मेदारी थी ना, पहले आप सरकार के लिए खेती करते थे, अब सरकार के लिए तो आप खेती कर नहीं रहे हो। सरकार की कैसी जिम्मेदारी आपको खाना खिलाने की? यही बात समझो। आगे सुनो। रूस ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू किया। सन 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1989 की तुलना में कहीं नीचे था। पुराना व्यापारिक ढांचा तो टूट चुका था, लेकिन इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई थी। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट किया गया। सरकारी रियायतों के खात्मे के कारण ज्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए। मध्य वर्ग समाज के हंसिए पर आ गया और अकादमिक बौद्धिक कामों में जुड़े लोग या तो बिखर गए या बाहर चले गए। कई देशों में एक माफिया वर्ग उभरा और उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। निजीकरण ने कई विषमताओं को जन्म दिया। पूर्वी सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्यों और खासकर रूस में अमीर और गरीब लोगों के बीच तीखा विभाजन हो गया। पहले की व्यवस्था के विपरीत अब धनी और निर्धन लोगों के बीच बहुत गहरी आर्थिक असमानता थी। समझ में आई बात? जो सपना दिखाकर इन्होंने शॉक थेरेपी कराई, वो सपना सपने में ही रह गया। वो सपना सपने में ही रह गया और रूस की जनता, सोवियत संघ की जनता बर्बाद हो गई। रूस और सोवियत संघ की जनता बर्बाद हो गई। जैसे मोदी जी ने सबको एक सपना दिखाया था कि मैं आऊंगा 15 लाख आपके खाते में लाऊंगा। मैं आया, लेकिन मैं आपके खाते में 15 लाख नहीं लाया। मैं आया पर मैंने आपको एक ऐसी महंगाई का दौर दे दिया जिसमें आप गरीबी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। समझ गए बात? मैं आया, लेकिन मैं आपके लिए 15 लाख नहीं, मैं आपके लिए जुमला लाया। मैं आपके लिए क्या लाया? जुमला लाया। बेरोजगारी का
कि मैं आऊंगा तो रोजगार दूंगा, पर मैं आया, मैंने आपको रोजगार नहीं दिया। मैंने कहा छन्नी पकड़ो, पकौड़ा छानो, केतली पकड़ो, चाय बांटो, यही तो रोजगार है। इससे बढ़िया और कौन सा रोजगार करोगे मेरी जनता? यही तो रोजगार है। मैंने टीवी चैनल्स को कह दिया कि मेरे विपरीत बोलोगे तो आपकी भी कमाई को मैं शून्य कर दूंगा, आपकी कमाई को भी मैं शून्य कर दूंगा। तो मेरे हित में बोलो, मेरे हित में बोलो और बढ़ते चलो। सेम यही वाली स्थिति थी। अगर मुझसे कोई पूछे कि पाकिस्तान को बर्बाद किसने किया है, तो मैं सिर्फ एक ही नाम लूंगा, पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की जनता। क्योंकि जिस देश की जनता जागरूक नहीं होगी अपने अधिकारों के प्रति, उस देश का बेड़ा गर्क होना स्वाभाविक है। उस देश का बेड़ा गर्क होना स्वाभाविक है। जागरूक होना बहुत जरूरी है अपने देश के प्रति। आगे सुनो। तो इस प्रकार से जहां पहले आपको शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ सरकार मुहैया कराती थी, पूंजीवादी में ऐसा कुछ है नहीं। जेब खाली, जेब खाली, सारी सुविधाएं खाली, जेब खाली, सुविधाएं भी नहीं। यह है पूंजीवाद। पूंजीवाद का सीधा सीधा सिद्धांत है कि अगर है आपकी जेब में पैसा तो हम करेंगे आपसे रईसा, नहीं है पैसा, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, सी यू सून, ये वाली यही बात समझ। ये है आपका कौन? ये आपका पूंजीवादी समाज। आपकी जेब में पैसा रहेगा तो लोग आपके तलवे चाटेंगे, पूंजीवादी समाज। आइए सर, सब आएंगे, हाँ आइए सर आइए, गेट भी खुलेगा। अगर आप लोगों ने माफिया अरे वो देखी होगी, क्या बोलते हैं अरे अभी आई है केरला में, एक वेब सीरीज है जिसमें नकली पैसे छपता है, वो फर्जी में दिखाने का क्या प्रयास किया गया है कि वो सत्य की बात कर रहे थे उनके नाना जी, तब तक लोगों ने उनको भाव नहीं दिया। लेकिन लड़का गरीबी से मोहताज हो जाता है और अपनी कला का दुरुपयोग करने के लिए मजबूर हो जाता है, अपनी कला का दुरुपयोग करने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि उनकी क्रांति पत्रिका तो चलती ही नहीं है। अगर वो क्रांति पत्रिका चल जाती, लोग सत्य को सुनना पसंद करते, लोग अगर सत्य को सुनना पसंद करते तो उसको वो फर्जी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो फर्जी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं तो हमारे समाज की खुद ब खुद गलती है, समझ नहीं पा। आगे सुनिए। आर्थिक बदलाव को बड़ी प्राथमिकता दी गई और उस पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सकता। आर्थिक प्रक्रिया पे तो बहुत ध्यान दिया अमेरिका ने कि हाँ पूंजीवाद सही से स्थापित हो जाए, लेकिन लोकतंत्र सही से स्थापित हो, इस चीज पर ध्यान नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उन्हें शासन व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो सिर्फ अपने पैसे से मतलब है कि पैसा कैसे बनाया जाए, पैसा बनाए। अगर सरकार उनके फेवर में है तो अगर वो तानाशाही वाली सरकार भी है तो चलेगा। अगर सरकार तानाशाही वाली है और उनके फेवर में काम करने वाली सरकार है, पूंजीवाद के फेवर वाली सरकार है, तो अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं। यही चीज यहां बताई जा रही है, यही चीज आपको समझाई जाए। जिस प्रकार से पूंजीवाद को स्थापित करने में विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इन देशों की मदद या सहायता करी, उस प्रकार से लोकतंत्र को स्थापित करने में कोई सहायता
नहीं की गई। लोकतंत्र को स्थापित करने में उस प्रकार की सहायता नहीं की गई। जनता चाहे बेगैरत की जिंदगी जिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कमाई से मतलब है बस हमारे हिसाब से आपका बाजार चले, आप चले, बस हमारी यही इच्छा है। आपसे हमें लाभ मिलता रहे, हमारी सिर्फ यही इच्छा है। इसके अलावा हमारी कोई इच्छा नहीं। ये किसकी इच्छा मैं बता रहा हूं आपको, ये अमेरिका की इच्छा बता रहा हूं। आपकी देश की सरकार आप पर अत्याचार करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके देश की सरकार हमारी आर्थिक नीतियों को मान रही है, तो आपकी देश आपको मारे काटे, हमें कोई फर्क नहीं। यह है पूंजीवाद का मानना। पूंजीवाद को सिर्फ अपने पैसे से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं। आगे सुनो। इन सभी देशों के संविधान हड़बड़ी में तैयार किए गए। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया और उसके हाथ में लगभग हर संभव शक्ति थमा दी गई। फलस्वरूप संसद अपेक्षित कमजोर संस्था रह गई। मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्ति प्राप्त थी और इनमें से कुछ सत्तावादी हो गए, मतलब कुछ तो डिक्टेटर बन गए, जैसे आज के टाइम पे पुतिन जी क्या है? रूस के डिक्टेटर ही हैं एक प्रकार के। उनके आगे कोई कुछ बोल सकता है? कहने के लिए वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए हैं, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया जाए भाड़ में। आज के टाइम पे वो बादशाह है, वो वाले बादशाह हैं। उनके खिलाफ कोई बोल के तो दिखाए, सीधे कनपट्टी में गोली मारते हैं आज के टाइम पे उनकी सेना। है बात सब? यूक्रेन में देखें। अरे यूक्रेन तो चलो दूसरा देश है, अपोजिट है, उनके विरुद्ध है। मतलब आज के टाइम पे जिस तरह से पूंजीवाद को स्थापित किया गया ना, उस तरह से वहां की राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने में इन पश्चिम के देशों ने उन पूर्वी देशों की सहायता नहीं करी, क्योंकि इनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था। इनको सिर्फ आर्थिक तरह से मतलब था, पैसे कमाने वाली चीज से ही मतलब था इनको, और किसी से कोई मतलब नहीं। आई बात? आगे सुनो। मिसाल के तौर पर तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने पहले 10 वर्ष के लिए अपने को इस पद पर बहाल किया और इसके बाद समय सीमा को अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया। इन राष्ट्रपतियों ने अपने फैसलों से असहमति या विरोध की अनुमति नहीं दी। अधिकतर देशों में न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने का काम करना भी बाकी है। आज तक भी इन देशों में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया है। और इन देशों के राष्ट्रपतियों के खिलाफ अगर आप बोलते हैं तो आपकी जान कब आपसे छीन ली जाए आपको भी नहीं पता चलेगा। ये बात जान लो। ये बता रहा है यहाँ पैरा ये कि जिस प्रकार से पूंजीवाद को स्थापित कराने में पश्चिम के देशों ने इन देशों को मदद करी या कहा चलो करो, उस प्रकार से लोकतंत्र को स्थापित करने में मदद नहीं करी। उस प्रकार से लोकतंत्र को स्थापित करने में कोई मदद नहीं करी। आगे सुनो। और ना वहां की न्यायपालिका को ही स्थापित किया सही ढंग से। रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था ने सन 2000 में यानी अपनी आजादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया। इन अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण था खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश हैं। बाकी देशों को अपने क्षेत्र से तेल की पाइपलाइन गुजारने के कारण फायदा हुआ। इस एवज में उन्हें किराया मिलता है। एक हद तक विनिर्माण का काम भी फिर शुरू हुआ। इनको आर्थिक रूप से मजबूत इनके प्राकृतिक संसाधनों ने किया, ना कि पश्चिम की नीतियों ने। पश्चिम ने तो इन्हें सिर्फ तोड़ के छोड़ दिया था। इनको खड़ा किया
इनके प्राकृतिक संसाधनों, तेल ने, खनिज ने, गैस ने इनको खड़ा किया फिर से आर्थिक तौर पर। और आजादी के 10 साल बाद तो ये है आपकी शॉक थेरेपी, ये है आपकी शॉक थेरेपी और उसका परिणाम। तो इस प्रकार से अमेरिका ने अपनी विचारधारा को दुनिया पे थोपने के लिए क्या क्या किया, लेकिन कभी भी समस्या में गिरे हुए को उन्होंने उठाया नहीं और समस्या में ढकेल दिया। जैसे आज से पहले कुछ दिन तक पाकिस्तान के बगल में कौन है, अफगानिस्तान था ना, आज वो क्या बन गया है, तालिबान। किसकी गलती से बना है पता है आपको? अमेरिका की। अमेरिका ने बनवाया है उसे। हथियार सप्लाई हथियार सप्लाई नहीं, वहां की इन लोगों को पैदा, इन आतंकवादियों को पैदा करने वाला कौन है? अमेरिका। किसको तोड़ने के लिए इनको पैदा किया गया था? सोवियत संघ को। सोवियत संघ तो खत्म हो गया, लेकिन ये खत्म नहीं हुए। अभी अगला चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो ये सारी चीजें आएंगी, उसमें आप बहुत ध्यान से सुनना है। वैसे वो चैप्टर आपकी किताब में नहीं है आज के टाइम पे, आपके अध्याय से हटा दिया गया आपकी सरकार की कृपा से। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।